Hello everyone, my name is Abhishek Jha and I'm a chartered accountant. Recently MSME सेक्टर को काफ़ी अटेंशन मिली है, स्पेशली आफ्टर द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। गवर्नमेंट ने MSME सेक्टर के लिए वेरियस स्कीम्स को इंट्रोड्यूस किया है फॉर देयर रिवाइवल एंड रिसेंटली MSME की डेफिनेशन और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को भी चेंज किया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आज का हमारा टॉपिक है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। आज के हमारे वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं और इसमें रिसेंटली क्या चेंज आया है। ड्यूरिंग द वीडियो आई विल बी यूजिंग अ मिक्स ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज सो दैट ऑडियंस एट लार्ज कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई का जेनेसिस क्या है, एमएसएमई का कॉन्सेप्ट कैसे आया है। एमएसएमई का डायरेक्ट रिलेशनशिप है एंटरप्रेन्योरशिप से। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है अपना बिजनेस रन करना। एंटरप्रेन्योर यानी कि बिजनेसमैन अपने आइडिया पे इन्वेस्टमेंट करता है और रिस्क लेके अपना बिजनेस ग्रो करता है, जिससे बिजनेस के साथ साथ बाकी लोगों की भी डेवलपमेंट होती है। इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कंट्री के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। जनरली जो कंट्री के स्मॉल स्केल बिजनेस होते हैं वो मेजरली एंटरप्रेन्योर्स ही रन करते हैं। उन्हीं बिजनेस से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती हैं। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का मतलब है इंडिपेंडेंटली ओन्ड बिजनेस सेटअप विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग रीजनेबल प्रॉफिट्स। नाउ वी विल सी व्हाई एमएसएमई सेक्टर इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडियन इकोनॉमी एंड ये एक्सप्लेन करने के लिए आई जस्ट वांट टू शो यू दीज थ्री फिगर्स। सबसे पहले इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 6.33 करोड़ एमएसएमई एंटरप्राइज हैं एंड ये एमएसएमई एंटरप्राइज मिलके अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ जॉब जनरेट करते हैं इंडिया में। एमएसएमई सेक्टर का अप्रॉक्सीमेटली 29% कॉन्ट्रीब्यूशन है इंडिया के जीडीपी में। बेसिकली ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियाज जीडीपी इज कमिंग आउट फ्रॉम द एमएसएमई सेक्टर। ये डाटा हमें ये एक्सप्लेन करता है कि एमएसएमई सेक्टर की कितनी रिलेवेंस है फॉर इंडियन इकोनॉमी। नाउ ऑब्वियसली देयर आर अदर फैक्ट्स एंड फिगर्स to showcase the importance of MSME sector, but for the sake of this presentation, I have chosen only these three major ones. ये डाटा मैंने MSME मिनिस्ट्री के एनुअल रिपोर्ट फॉर द ईयर 2018-19 से पिक किया है। अब हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस ऑफ MSME सेक्टर के बारे में। तो सबसे पहले है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006, जिसको हम शॉर्ट में MSMED एक्ट 2006 भी बोलेंगे। इस एक्ट में एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड सारे लीगल प्रोविजंस दिए गए हैं। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग की क्या डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन कैसे होगा एमएसएमई सेक्टर का, ये सारे रिलेटेड प्रोविजंस इस एक्ट के अंदर हैं। उसके बाद आता है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो दो मिनिस्ट्री को मर्ज करके बनाया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री प्लस मिनिस्ट्री ऑफ एग्रो एंड रूरल इंडस्ट्री। ये मिनिस्ट्री एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है फॉर एमएसएमई एंटरप्राइजेस। बेसिकली इसका काम है एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड अगर कोई पॉलिसी इनिशिएटिव लेके आना है या एमएसएमईडी एक्ट में कोई चेंज करना है तो ये सब काम इस मिनिस्ट्री का होता है। आगे आने वाली स्लाइड्स में हम एमएसएमईडी एक्ट 2006 के की प्रोविजंस और उसमें आए रीसेंट चेंजेस को डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एन एंटरप्राइज एज पर द एमएसएमई लॉ। एमएसएमईडी एक्ट 2006 ने किसी भी एंटरप्राइज को दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। वन इज मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर वन इज सर्विस एंटरप्राइज। इसका मतलब है जो बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हैं वो एमएसएमईडी एक्ट 2006 में कवर होते हैं। नाउ वी विल सी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन है एज पर द एमएसएमईडी एक्ट 2006। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की डेफिनेशन है एनी एंटरप्राइज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स pertaining to any industry specified in the first schedule to the Industries Development and Regulation Act 1951. सर्विस एंटरप्राइज की डेफिनेशन है एनी एंटरप्राइज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। ये तो हो गई एमएसएमई की डेफिनेशन जो लॉ में प्रोवाइड की गई है। नाउ विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं जो बेसिकली नोटिफाइड हैं इन इंडस्ट्रियल रेगुलेशंस एक्ट, जिसके लिए आपको एमएसएमई का फ़ायदा मिल सकता है। कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में है, ट्रांसपोर्टेशन में है, टेक्सटाइल में है, शुगर बिजनेस में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, ग्लास, लेदर, रबर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, कॉमर्शियल ऑफिस एंड हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन। कोई भी ऐसा एंटरप्राइजेज जो इन बिजनेसेस में इंगेज्ड है
वो एमएसएमई में रजिस्टर हो सकता है और बेनिफिट्स ऑब्टेन कर सकता है। और दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस। इनके अलावा भी और भी कई एंटरप्राइजेस हैं जो एमएसएमई में रजिस्टर हो सकते हैं। आई हैव चोजन दीज मेजर वंस फॉर दिस प्रेजेंटेशन। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस कि सर्विस सेक्टर की कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिसको एमएसएमई का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप देखो तो एट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये गाइडेंस है एटलीस्ट कि कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेज जो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो नोटिफाइड हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में, तो उसको एमएसएमई का बेनिफिट मिल सकता है। बट सर्विस एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेज जो इंगेज है इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो वो सर्विस एंटरप्राइज में आएगी। इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि एग्जैक्टली किस एंटरप्राइज को आप सर्विस एंटरप्राइज बोलोगे फॉर एमएसएमई एक्ट या सबको ही बोलोगे। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने कुछ सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल दिए कि कोई कौन कौन सी जो भी एंटिटीज इन इस टाइप के बिजनेस में रजिस्टर्ड है उसको हम सर्विस सेक्टर बोलेंगे फॉर एमएसएमई। वही एग्जाम्पल्स मैंने इस प्रेजेंटेशन में यूज़ किए हैं। सबसे पहले कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लीगल सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेडिंग इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली एजेंसीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस, गोडाउन, मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एग्जांपल्स हैं सर्विस सेक्टर की एंटरप्राइज के लिए जिनका हमें एमएसएमई बेनिफिट मिल सकता है। नाउ इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस कि सर्विस सेक्टर की कौन कौन सी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं जिसको एमएसएमई का बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप देखो तो एट मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये गाइडेंस है एटलीस्ट कि कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेज जो इंगेज है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो नोटिफाइड हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एक्ट में, तो उसको एमएसएमई का बेनिफिट मिल सकता है। बट सर्विस एंटरप्राइज की जो डेफिनेशन है उसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेज जो इंगेज है इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, तो वो सर्विस एंटरप्राइज में आएगी। इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन था कि एग्जैक्टली किस एंटरप्राइज को आप सर्विस एंटरप्राइज बोलोगे फॉर एमएसएमई एक्ट या सबको ही बोलोगे। उसी को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाली जिसमें उन्होंने कुछ सर्विस सेक्टर के एग्जाम्पल दिए कि कोई कौन कौन सी जो भी एंटिटीज इन इस टाइप के बिजनेस में रजिस्टर्ड है उसको हम सर्विस सेक्टर बोलेंगे फॉर एमएसएमई। वही एग्जाम्पल्स मैंने इस प्रेजेंटेशन में यूज़ किए हैं। सबसे पहले कंसल्टेंसी सर्विसेज, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, लीगल सर्विसेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ट्रेडिंग इन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, प्लेसमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली एजेंसीज, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउस, गोडाउन, मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एग्जांपल्स हैं सर्विस सेक्टर की एंटरप्राइज के लिए जिनका हमें एमएसएमई बेनिफिट मिल सकता है। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें, कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जो प्लांट एंड मशीनरी यूज़ करके अपना बिजनेस रन करती है वो मोटा मोटा कवर हो जाएगी आपकी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज की डेफिनेशन में। और अगर वो प्लांट एंड इक्विपमेंट नहीं यूज़ कर रहे, सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो कवर हो जाएंगे आपके सर्विस एंटरप्राइज की डेफिनेशन में। उसके अलावा अगर कोई ऐसा सेक्टर है या कोई ऐसी एंटिटी है जिसके लिए गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, ऑब्वियसली उनके लिए आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन है एज पर द एमएसएमई एक्ट 2006। हमने कुछ बिजनेस के एग्जांपल्स भी देखे जो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में फॉल करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एक्टिविटीज़ जिसके लिए एमएसएमई बेनिफिट नहीं मिलता है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया था इन द ईयर 2017, जिसमें मिनिस्ट्री ने लिस्ट डाउन किए थे सर्टेन एक्टिविटीज़ जो नहीं कवर होती अंडर एमएसएमई एक्ट 2006। मैंने उन्हीं एक्टिविटीज़ को यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है। सबसे पहले नंबर 1, होलसेल एंड रिटेल ट्रेड। जो एंटिटीज़ ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वो एमएसएमई में कवर नहीं होते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग बिजनेस को एमएसएमई बेनिफिट क्यों नहीं दिया जा रहा है या उसको एमएसएमई में क्यों नहीं इंक्लूड किया जा रहा। बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग में अगर आप देखें तो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करता है इन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट सेटअप करता है, गुड्स खुद प्रोड्यूस करता है और आगे सेल करता है। सिमिलरली सर्विस सेक्टर में भी जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो अपनी एक्सपर्टीज़, अपना एक्सपीरियंस या अपना स्किल सेट सेल करता है और कंसिडरेशन अर्न करता है। बट ट्रेडिंग बिजनेस में आप किसी और के द्वारा बनाए गए गुड्स को अपने थ्रू सेल कर रहे होते हो एज अ होलसेलर और रिटेलर।
सो आई थिंक रिस्क फैक्टर की वजह से ट्रेडिंग बिजनेस को एमएसएमई का बेनिफिट नहीं मिल रहा है इन कंपैरिजन टू मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज। नंबर 2 है फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग का मतलब होता है जब आप जंगल से लकड़ियां काट के उनको कमर्शियली सेल कर रहे हो या फिर उन्हीं लकड़ियों को यूज़ करके आप कोई गुड्स बना रहे हो और उनको सेल करते हो, तो उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग। नंबर 3 है फिशिंग एंड एक्वाकल्चर। फिशिंग जैसा कि हम सब जानते हैं, जब आप सी से फिश निकाल के उसको कमर्शियली सेल करते हो। सिमिलरली एक्वाकल्चर में जब आप फिश के अलावा जो और सी फूड्स होते हैं उनको निकाल के कमर्शियली सेल करते हो, तो उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। नंबर 4 है एक्टिविटीज़ ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडीज़। अब एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडीज़ क्या होती हैं? जो भी ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वो WHO, IMF, इनका हर कंट्री में एक ऑफिस होता है। इनका इंडिया में भी ऑफिसेज हैं। सो इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो इनका ऑफिस है उसको हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। सो इनको भी एमएसएमई का बेनिफिट नहीं मिलता है। देन आता है नंबर 5 एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड एज एम्प्लॉयज़ फॉर डोमेस्टिक पर्सनल। एंड नंबर 6 है अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ प्राइवेट हाउस होल्ड फॉर ओन यूज़। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जो ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है या ऐसे गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है जो उसके खुद के यूज़ के लिए हैं, सो वो भी आउटसाइड द एमएसएमई एक्ट होता है। सो ये 6 एक्टिविटीज़ हैं जो एमएसएमईडी एक्ट 2006 के अंडर नहीं फॉल करते हैं और जिस पे हमें एमएसएमई का बेनिफिट नहीं मिलता है। इन दिस स्लाइड वी विल डिस्कस कि एमएसएमई का क्या क्लासिफिकेशन है। सो बेसिकली जो माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है उसको हम किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, किस बेसिस पे हम किसी भी एंटरप्राइज को माइक्रो बोलते हैं या किस बेसिस पे हम किसी एंटरप्राइज को स्मॉल या मीडियम बोलते हैं। इस डेफिनेशन में अभी रिसेंटली एक काफ़ी बड़ा चेंज भी आया है। सो करंट डेफिनेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगा पुरानी जो डेफिनेशन थी उसका। पुरानी डेफिनेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो क्राइटेरिया होता था फॉर डिवाइडिंग एंटरप्राइज बिटवीन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, वो उसका बेसिस होता था इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। सो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से कम है तो आप माइक्रो एंटरप्राइज हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 25 लाख से और 5 करोड़ के बीच में है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेज हो। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से ऊपर है और 10 करोड़ से नीचे है तब आप मीडियम एंटरप्राइजेज हो। सिमिलरली सर्विस सेक्टर की एंटरप्राइज को भी बाइफर्केट करने के लिए क्राइटेरिया जो था वो इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट का था। सो बेसिकली अगर आपकी 10 लाख से इन्वेस्टमेंट कम है इक्विपमेंट में तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस हो। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में है तो आप स्मॉल हो। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है इन इक्विपमेंट्स तो आप एक मीडियम एंटरप्राइजेस हो। इस डेफिनेशन के साथ 2 मेजर प्रॉब्लम्स थी। सबसे पहली ये जो इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है फॉर डिटरमाइनिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, ये बहुत ही लो है इन कंपैरिजन टू द करंट टाइम्स। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स पर्पसफुली अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे थे इन प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज अगर वो प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई मीडियम एंटरप्राइजेस है और लेट्स से वो अभी 8 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कर चुका है अपनी प्लांट एंड मशीनरी में, तो अगर वो 3 करोड़ की और फर्दर इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 11 करोड़। सो उसकी वजह से वो मीडियम एंटरप्राइज के डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा और एमएसएमई के कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। तो इसी को देखते हुए बिजनेस तो ग्रो कर रहा था, टर्नओवर हर साल बढ़ रहा है एंटिटी का, बट वो एंटरप्रेन्योर्स जानबूझ के अपनी इन्वेस्टमेंट को एज इट इज़ रख रहे हैं ताकि उनको बेनिफिट मिलता रहे। इसी चैलेंज को देखते हुए गवर्नमेंट ने रिसेंटली इस डेफिनेशन को चेंज किया। विल डिस्कस कि वो क्या चेंजेस हैं। नए वाली डेफिनेशन में सबसे पहले तो गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया पहले अलग अलग हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग के लिए और सर्विसेज के लिए, उसको रिमूव किया। तो अब जो भी क्राइटेरिया है वो सेम है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस एंटरप्राइजेज। नाउ नए वाली डेफिनेशन के हिसाब से 2 क्राइटेरिया हैं, एक है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, दूसरा है टर्नओवर क्राइटेरिया। लेट्स सी कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम को कैसे डिटरमाइन किया गया है नए डेफिनेशन के हिसाब से। सबसे पहले माइक्रो एंटरप्राइजेज। कोई भी ऐसा एंटरप्राइज जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी लेस देन 1 करोड़ है या और जिसका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है उसको हम बोलेंगे माइक्रो एंटरप्राइज। उसके अलावा स्मॉल एंटरप्राइज
कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है और जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल एंटरप्राइज। थर्ड वन, मीडियम एंटरप्राइज। कोई भी ऐसी एंटिटी जिसका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी 10 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में है और जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से 250 करोड़ के बीच में है, उसको बोलेंगे हम मीडियम एंटिटी। और कोई भी ये जो भी क्राइटेरिया है ये कंबाइंड क्राइटेरिया है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए। सो विच मीन्स कि ये दोनों क्राइटेरिया सेटिस्फाई करने होंगे फॉर टू बी क्लासिफाइड एज माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। सो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो क्राइटेरिया है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम डिटरमाइन करने का, उसका बेसिस होता है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी एंड टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज। सो इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में क्या इंक्लूड होगा और हम कौन से एसेट्स को प्लांट एंड मशीनरी बोलेंगे और किसको हम प्लांट एंड मशीनरी नहीं बोलेंगे। तो डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लास्ट मंथ 26 ऑफ जून को एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने ये क्लैरिफाई किया कि प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है ऑल द टैंजिबल एसेट ऑफ द एंटरप्राइज एक्सेप्ट बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। टैंजिबल एसेट का मतलब होता है वो एसेट जिनको आप टच कर सकते हैं। सो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ये समझेंगे कि इस क्लैरिफिकेशन का क्या मतलब है और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है। सो लेट्स से एक पर्सन है मिस्टर ए, उसने अपना बिजनेस शुरू किया जिसके लिए उसने एक बिल्डिंग परचेज की जिसकी कॉस्ट है 50 करोड़ रुपीज़। उसने कुछ प्लांट एंड मशीनरी परचेज की जिसकी कॉस्ट है 40 करोड़ रुपीज़ और उसने कुछ फर्नीचर परचेज किया जिसकी कॉस्ट है 20 करोड़ रुपीज़। अब अगर हम इस केस में देखें तो उसकी टोटल एसेट जो उसने इन्वेस्ट करी है बिजनेस में वो आती है 110 करोड़ रुपीज़। अगर हम टोटल एसेट के बेसिस पे देखें तो मिस्टर ए मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा क्योंकि मीडियम एंटरप्राइज की लिमिट है 50 करोड़ रुपीज़। बट अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी का इन्वेस्टमेंट देखें तो वो है 40 करोड़ रुपीज़, जिसके बेसिस पे मिस्टर ए अभी भी मीडियम कैटेगरी में फॉल कर रहा है। इसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये क्लैरिफिकेशन लानी बहुत इंपॉर्टेंट थी कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या इंक्लूड होगा और क्या इंक्लूड नहीं होगा। जस्ट टू समराइज, प्लांट एंड मशीनरी का मतलब है टैंजिबल एसेट, मतलब जिसको आप टच कर सकते हो, एंड उसमें आप नहीं इंक्लूड करोगे बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। प्लांट एंड मशीनरी के कुछ एग्जांपल्स हैं मोटर कार, कमर्शियल व्हीकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मिनरल ऑयल प्लांट, रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। प्लांट एंड मशीनरी की डिटेल डेफिनेशन के लिए आप इनकम टैक्स रूल 1962 का अपेंडिक्स 1 रेफर कर सकते हो। सिमिलरली अब हम डिस्कस करेंगे जो टर्नओवर वाली कंडीशन है फॉर क्लासिफिकेशन बिटवीन माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, उससे रिलेटेड क्या प्रोविजंस हैं। क्या एंटरप्राइज का सारा टर्नओवर कंसिडर किया जाएगा टू कंप्यूट द लिमिट फॉर एमएसएमई क्लासिफिकेशन, या टर्नओवर में से कुछ पार्ट एक्सक्लूड भी किया जाएगा। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने 26 जून वाली नोटिफिकेशन में ही क्लैरिफाई किया था कि अगर एंटरप्राइज ने कोई एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज किया है तो उसको एक्सक्लूड करेंगे फॉर कंप्यूटिंग टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइज। इसको भी हम एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लेट्स से मिस्टर ए है जो अपना बिजनेस रन कर रहा है। मिस्टर ए का डोमेस्टिक टर्नओवर है 200 करोड़ रुपीज़ और उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर है 90 करोड़ रुपीज़। उसका टोटल टर्नओवर हो गया 290 करोड़ रुपीज़। अगर हम टोटल टर्नओवर के बेसिस पे देखें तो मिस्टर ए मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी से बाहर हो जाएगा क्योंकि मीडियम एंटरप्राइज के लिए टर्नओवर की लिमिट है 250 करोड़ रुपीज़। बट अगर हम उसका एक्सपोर्ट टर्नओवर हटा दें तो उसका टर्नओवर बचेगा 200 करोड़ रुपीज़ फ्रॉम डोमेस्टिक सेल्स, और इस सिचुएशन में मिस्टर ए मीडियम एंटरप्राइज की कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। टू समराइज, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं इंक्लूड करेंगे फॉर कंप्यूटिंग टर्नओवर ऑफ एन एंटरप्राइज फॉर क्लासिफिकेशन एज एमएसएमई। नाउ वी विल डिस्कस कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई प्लांट एंड मशीनरी और टर्नओवर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करती है किसी भी एंटरप्राइज से। ये इन्फॉर्मेशन किसी भी एंटरप्राइज को प्रोवाइड करनी होती है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तब आपको बताना होता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और आपका टर्नओवर कितना है, और ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री क्रॉस वेरीफाई करती है फ्रॉम द इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड बाय द एंटरप्राइज और जीएसटी रिटर्न फाइल्ड बाय द एंटरप्राइज। एमएसएमई की वेबसाइट इंटरलिंक्ड है विद द
इनकम टैक्स वेबसाइट और उसी के बेसिस पे ये लोग इन्फॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मैंने अपनी स्लाइड में एक पिक्चर पेस्ट की है टू शो यू कि ये प्रैक्टिकली होता कैसे है। ये पिक्चर एक स्नैपशॉट है ऑफ पॉइंट नंबर 20 एंड 21 ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म। पॉइंट नंबर 20 एंड 21 में बेसिकली आपको प्लांट एंड मशीनरी और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी होती है। अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो रेड कलर में लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 20 और 21 के ऊपर कि ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स से वेरीफाई की जाएगी। लेट्स से अगर किसी का ये फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस है, जिस केस में पिछले सालों में आईटीआर या जीएसटी रिटर्न नहीं फाइल की है, तो उस केस में ये इन्फॉर्मेशन उस एंटरप्राइज को सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे देनी होगी। बेसिकली आपको खुद ही बताना होगा कि आपका टर्नओवर कितना है या आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी कितना है। बट ये रिलैक्सेशन सिर्फ 31 मार्च 2021 तक के लिए है। उसके बाद टैक्स रिटर्न फाइल करना और जीएसटी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा और फिर ये इन्फॉर्मेशन उस रिटर्न के बेसिस पे ली जाएगी। हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारी रजिस्ट्रेशन ओवरव्यू वाली वीडियो में। विद दिस अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि एमएसएमई का क्या जेनेसिस है और एमएसएमई सेक्टर की क्या रिलेवेंस है फॉर इंडियन इकोनॉमी। हमने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस एंटरप्राइज की डेफिनेशन को एग्जांपल्स के थ्रू समझा। देन वी डिस्कस द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एमएसएमई एज माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एंड द कंसिडरेशंस रिलेटिंग टू दोज क्राइटेरियाज। आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को एमएसएमई के फंडामेंटल समझ आए होंगे और एमएसएमई रूल्स एंड रेगुलेशन का एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन एलिजिबल होता है, रजिस्ट्रेशन के क्या बेनिफिट्स होते हैं और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्रैक्टिकली होता कैसे है। If you have any questions or advice relating to the video, please drop them in the comment box and I'll try to answer that. Thank you so much for your time.